नमस्कार। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और प्री बजट बजट 1 फरवरी को है। और आज हम लोग 2-3 दिन पहले बजट के पहले डेटा को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से बिफोर बजट मार्केट का डेटा बना हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है जब हम बजट के डेटा को समझेंगे। किस तरीके से डेटा इंडिकेट कर रही है कि बजट से क्या आउटकम मिल सकता है और ये डेटा से हम क्या सीख सकते हैं। और उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है, क्या क्या ट्रिक्स हमें फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से एंट्री को प्लान करना चाहिए, इन सब बारे में बात करेंगे। एफआईस के डेटा को समझेंगे कि एफआईस का डेटा किस तरीके से पैन आउट हो रहा है और आने वाले समय में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मार्केट में रोल ओवर्स भी हो रहे हैं, कल मंथली एक्सपायरी है, तो रोल ओवर्स से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं, मार्केट क्या लाइट है, हैवी है, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो क्या आने वाले समय में बजट से कोई ट्रिगर मिलेगा या फर्दर डाउन साइड की तरफ ही हम लोग मूव करेंगे। इन सब सवालों का आंसर लेंगे आज। और प्रेजेंटेशन में चलने के पहले मैं अपने जी बिजनेस सोर्स के बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। और वो उसके पीछे पर्पस ये है कि आप उस सोर्स में जो हम कॉल्स दे रहे हैं उसको देख करके आप ट्रेड कर सकें और उसकी टाइमिंग को आप नोट करें। इसलिए ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जो जो भी ट्रेड्स हम लोग दे रहे हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी रिसर्च के साथ देने की कोशिश करते हैं जी बिजनेस में। और जिसकी अगर आप एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे तो मोस्ट लाइकली 10 में से आपको 6 से 7 कॉल प्रॉफिटेबल मिलेगी, 3 से 4 कॉल लूजिंग कॉल्स भी हो सकती है। बट जो भी कॉल्स या जो भी ट्रेड्स हम जी बिजनेस में देते हैं उसमें सारा डेटा, सारा रिसर्च और अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड बनता है वो देने की हम कोशिश करते हैं। तो आप लोग उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमिंग ऑफ द ट्रेड है, टाइमिंग के ख्याल से वो मुझे ऐसा लगता है कि 12:35 से 12:50 पीएम दोपहर वाला जो ट्रेड होता है, ये इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद होती है। तो अगर आप मार्केट का मिड निकालेंगे तो मिड एग्जैक्टली आपको आता है 12:15, 12:30 के आसपास मार्केट का मिड टाइमिंग आती है। और ये जो शो है, ये जो कॉल से हम लोग 12:35 से 12:50 के बीच में देते हैं, तो क्या होता है मार्केट के मिड के बाद जो डेटा बन बन चुका होता है उससे आप बहुत हद तक 12:30 के बाद के मार्केट के मूवमेंट की आइडिया लगा सकते हैं, डेटा को अगर आप स्टडी करते हैं तो। और जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको 65-70% तक मिल सकती है। तो ये जो टाइमिंग है 12:35 से 12:50 के बीच में, इसमें जो भी ट्रेड्स हम दे रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी ऐसा लगता है कि अच्छी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। 12:15 से 12:30 वाला ये जो टाइमिंग होती है, इसमें कभी कभी हम स्किप भी करते हैं, कभी हम रेगुलर भी देते हैं। जब सही ट्रेड लगता है तो हम ऑन एयर होते हैं और जब ट्रेड समझ में नहीं आता है तो स्किप कर देते हैं। क्योंकि 2:15 वाले में क्या होता है, ऑलरेडी मार्केट में मूव बन चुकी होती है। कई बार अगर मूव बन चुकी होती है तो उस समय ट्रेड लेना डिफिकल्ट होता है और कैरी फॉरवर्ड में ऑप्शंस में रिस्क होता है। इसलिए 12:35 से 12:50 वाले जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के ट्रेड की एक्यूरेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और 12:15 से 12:30 ये जो टाइमिंग है, इसमें भी कई बार अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट है। अगर मार्केट में मूव नहीं बनी है तो ये ट्रेड आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिल जाते हैं। बाकी थर्ड मंडे एंड वेडनेसडे, ये हम 7:40 से 7:50 के बीच में कल के लिए क्या मार्केट होगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 50-50% हो सकती है। तो ये इस तरीके से सोर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसकी क्या एक्यूरेसी आ सकती है। तो हाईएस्ट एक्यूरेसी आप देखेंगे तो ये 12:35 वाले सेकंड हाईएस्ट ये और थर्ड हाईएस्ट, इस तरीके से ये पैन आउट होती है। तो आप इस तरीके से इन सोर्स पे अपना कॉन्फिडेंस रख के ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, आज की प्रेजेंटेशन पे, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बजट के पहले डेटा बन रहा है, क्या कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए और क्या क्या सेट्स ऑफ डेटा हमें देखना चाहिए।
तो जो आज के लिए हम लोगों ने टॉपिक रखा है, मास्टर द आर्ट ऑफ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे ख्याल से इसे हम इजी नहीं समझें कि ये वन ऑफ द मतलब टफेस्ट आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। क्योंकि स्विंग्स में क्या होता है कि आप ओवरऑल एक स्विंग को या ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, और जब आप इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम पे आपने ऑप्शंस खरीदी उसी टाइम से ऑप्शंस आपके फेवर में मूव होनी चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई तो इसका मतलब है कि आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में कई बार मार्केट को टाइमिंग कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें हमें राइट एंट्री पॉइंट पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप राइट ट्रेड में हैं, फिर भी मार्केट की वॉलेटिलिटी में हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं, और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में रिज्यूम कर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमिंग कर पाना कई बार टेक्निकल एनालिसिस से या डेटा से पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट फिर भी अगर हम डेटा के साथ काम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 60%, 65, 70% हम काफ़ी हद तक मार्केट के डेटा को देख के सही एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हमें देखने चाहिए, अर्लियर वेबिनार्स में भी मैंने डिस्कस किए हैं। इस बार कुछ पुराने टॉपिक्स होंगे, कुछ उसमें नया हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे में बेसिकली इंट्राडे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इंट्राडे का ट्रेंड पता होना चाहिए कि इंट्राडे में ट्रेंड किस तरीके से मार्केट का बन रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें ओवरऑल ट्रेंड का भी आइडिया होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड के लिए जनरली हम लोग दो चीज पे फोकस करेंगे। एक तो वीकली चार्ट्स पे फोकस करेंगे, वो कैसे देखना है मैं आगे आपको सिखाऊंगा, और दूसरा हम एफआईज डेटा पे फोकस करेंगे। तो अगर हमें ये आइडिया लेना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से इंट्राडे में अगर सपोज कीजिए करंट सिचुएशन में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, एफआईज का भी डेटा नेगेटिव है और वीकली ट्रेंड्स भी हम देखेंगे तो वो नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर पीसीआर डेटा नेगेटिव साइड बन रहा है तो हम थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं। बट अगर सपोज कीजिए वो पॉजिटिव साइड बन रहा है तो उस केस में हम थोड़ा डिफेंसिव ट्रेड करते हैं और छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यानी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों अगर मिसमैच हो रही है और उस केस में अगर हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो उसमें छोटा प्रॉफिट करके निकल निकल जाना चाहिए। और अगर सपोज कीजिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों मैच कर रहा है तो उस केस में आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरा नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर दोनों मैच होता है तो उस केस में सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें आपको पुट्स में जल्दी पैसे मिलते हैं। अब जैसे आज के केस में क्या था कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है बट इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव था, तो उस केस में हम कॉल ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे थे बट छोटे प्रॉफिट के साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का हमें एक आइडिया होना चाहिए कि किधर है। इंट्राडे ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन अपने आप में काफ़ी अच्छा टूल है। प्राइस एक्शन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, चार्ट पैटर्न हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हैं उसके उसके साथ साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कंबाइन करते हैं, जिसे हम ऑप्शन चेन डेटा बोलते हैं, अगर आप इसे कंबाइन करेंगे तो आपको जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ जाती है। और ऑप्शन चेन डेटा से हमें एक आइडिया लगता है कि किस साइड पोजीशंस बन रही है और हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। जैसे आज के दिन में आप देखेंगे तो सुबह से ही हम देख रहे थे कि 23,000 की स्ट्राइक्स में पुट ऑप्शंस में काफ़ी पोजीशंस बन रही थी, पुट राइटिंग हो रही थी। और अभी 75 का लॉट है और 75 के लॉट में अगर 40 लाख 30 लाख शेयर की पोजीशन एक स्ट्राइक में बन रही है तो ये जनरली स्ट्रॉन्गर हैंड्स का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि एक रिटेल को ऑप्शन राइट करना, वो भी 75 के लॉट साइज में, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगाना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता है एक रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अगर 40-50 लाख का ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक पे बन रहा है, तो ये हमें एक एज्यूम करके चलना चाहिए कि वहां पे राइटर की तरफ से पोजीशंस बनाई जा रही होगी, और वो भी राइटर स्ट्रॉन्गर हैंड्स ही हो सकते हैं। तो आज मार्केट में आपने देखा होगा कि हर डिप के बाद एक बाउंस मिल रहा था। मार्केट ड्यूरिंग द डे डिप भी हुई, फिर बाउंस हुआ। तो ड्यूरिंग द डे जो डिप हुआ उसका मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या थी और उसके कारण कल क्या हो सकता है। ड्यूरिंग द डे जो हुआ वो एक तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग थी, और वो इंडिकेट कर रहा है कि कल जो एक्सपायरी आने वाली है, मंथली एक्सपायरी, कल के दिन शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है, और बजट भी है आने वाले समय में। तो वो एक तरीके का हंटिंग मूव था, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट हाईज के आसपास जाकर के बंद हुई। तो कुल मिला के ऑप्शन चेन के डेटा से आपको आज के दिन में ये हमें क्लैरिटी मिल रही थी कि किसी भी कंडीशन में पुट साइड में हमें अवॉइड करना चाहिए और कॉल्स पे ही फोकस करना चाहिए। और वो डेटा कैसे समझ में आ रहा था, हम देख रहे हैं कि 23,000 की पुट ऑप्शंस पे काफी तेजी से राइटिंग हो रही थी कंपेयर टू 23,000 की कॉल ऑप्शन पे। तो इसको कैसे देखेंगे ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, बट इस स्लाइड में हम ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल्स के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट चेन का जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, और इसकी रीडिंग जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी एक्यूरेसी इसमें बढ़ती चली जाती है। और अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छी एक्यूरेसी हासिल करनी है आने वाले समय में और अच्छा करना है, तो हमें ऑप्शन चेन का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में और हमें क्या क्या की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी कब सुटेबल है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जब से 75 की एक्सपायरी हुई है, 75 लॉट साइज चेंज हुआ है, अर्लियर 25 था, अब 75 हो गया। तो ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशंस है वो नेक्स्ट वीक में कम होती है। यानी कि अर्लियर ये होता था कि जब 25 का लॉट साइज था तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो फर्स्ट वीक, करंट वीक और नेक्स्ट वीक में पोजीशंस काफ़ी बन जाती थी, और ओपन इंटरेस्ट, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अगले वीक में भी होता था। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो करंट वीक में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और उसके बाद अगले वीक में जो ओपन इंटरेस्ट बनता है वो फ्राइडे को नई एक्सपायरी जब खुलती है तो उस दिन बनता है। यानी कि फ्राइडे को एक्सपायरी खुली, नई एक्सपायरी जब भी खुल रही है, फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो या थर्ड वीक हो, जब भी खुल रही है तो नई एक्सपायरी वैसे तो कंटिन्यूअस चल रही है, बट उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो फ्राइडे को जब एक्सपायरी वीकली वाली चालू होती है तब जा करके ओपन इंटरेस्ट बनता है उस दिन। और जब ओपन इंटरेस्ट बनता है तो कॉल में भी बनता है, पुट में भी बनता है। तो जो राइटर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, हर हर ट्रेडर अपनी अपनी पोजीशंस वहां पे क्रिएट करते हैं। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट की जो मूवमेंट है वो एक तरीके से टाइम वैल्यू डिके वाली मूवमेंट होती है। यानी फ्राइडे को ना आपको बड़ा अपसाइड मिलता है, यानी ना कॉल वाले को पैसा मिलता है, ना पुट बायर को पैसा मिलता है। ये जनवरी मंथ में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। और पोजीशंस, जो मेजोरिटी ऑफ द पोजीशंस बन रही है वो फ्राइडे को ही आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और फिर और उसके बाद जो पोजीशंस बन रही है वो हो रही है वेडनेसडे को भी काफी पोजीशन बन रही है थर्सडे के मूव को लेकर के। तो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, अब फ्राइडे को जनरली हम नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप से स्ट्रैडल राइट कर सकते हैं, अगर आपके पास उस हिसाब से मार्जिन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे को एक स्ट्रैडल सेलिंग डे। अभी तो बजट है, आईवी बढ़ रही है, बजट के बाद मार्केट अगर नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि अभी बजट तक तो हम स्ट्रैडल सेलिंग या स्ट्रैंगल सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते हैं, या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे रिस्की हो सकता है। बट जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से फ्राइडे को टाइम वैल्यू डिके का थोड़ा ज़्यादा इधर में हम लोग देख रहे हैं कंपेयर टू बायर ऑफ ऑप्शंस। और बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक्सपायरी डे, इन सब में दिन हम देख रहे हैं कि नेकेड ऑप्शंस में हम काम कर सकते हैं। तो अब जैसे कि कौन सी स्ट्रेटजी सुटेबल है, फ्राइडे के दिन हम लोग स्ट्रैडल बेहतर है, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इस ट्रेडिंग मॉडल का क्या लिमिटेशंस है और वीवैप को कैसे यूज़ करना चाहिए, और 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि वीवैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अब हम सबसे पहले ये समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ट्रेंड के लिए जैसे मैंने बात करी कि हम लोग एक तो वीकली ट्रेंड और दूसरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये दो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो वीकली ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। और इसके लिए हम चलते हैं चार्ट्स में, और वीकली चार्ट्स आपको कहीं पे भी फ्री मिल जाएगा, किसी भी ट्रेडिंग टूल में या कहीं पे भी आप वीकली चार्ट्स देख सकते हैं। और अभी इसी के साथ साथ हम बजट को भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से डेटा बन रहे हैं, क्या आगे मूव आनी चाहिए। One minute। हम चलते हैं वीकली चार्ट्स में। ये अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खोला है। सबसे पहले हम एक बार निफ्टी पे डिस्कस करते हैं। और ये वीकली चार्ट्स आपको किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा कि क्या चार्ट्स हैं वीकली, डेली। तो अभी मैंने आपके सामने 6 मंथ का या 1 ईयर का ये वीकली चार्ट्स रखा है। और इसे हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि ओवरऑल पिछले वीक के कंपैरिजन में, ये जैसे देख रहे हैं कि ये प्रीवियस वीक है और ये अभी करंट वीक है। तो प्रीवियस वीक के हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, अगर प्रीवियस वीक का हाई ये हो गया और ये लो हो गया प्रीवियस वीक का, अगर प्रीवियस वीक के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड में कुछ नेगेटिविटी है। और इसी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं ये वीक, यहाँ पे ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये हाई है, ये हाई, ये हाई, इस तरीके से यहाँ पे एक बाउंस आया। तो अगर ये प्रीवियस वीक के हाई को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, ये लो को समझते हुए कि इस लो के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव वीक हो गया। फिर ये ब्रेक होते ही हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि नेगेटिव वीक हो गया ये, या नेगेटिव ट्रेंड हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीवियस वीक के हाई लो, अगर प्रीवियस वीक के हाई के नीचे चल रहा है मार्केट और प्रीवियस वीक के लो के भी नीचे चल रहा है, तो उस केस में वो डाउन ट्रेंड मान करके चलते हैं। अब ये तो एक पैरामीटर हो गया, आपको एक सिंगल पैरामीटर से डिसीजन नहीं मिलेगा, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर हम यूज करते हैं इसमें विक्स को। विक्स आप देख पा रहे हैं, ये विक्स का ग्राफ है, VIX। विक्स में डेली चार्ट्स हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये विक्स का डेली चार्ट है। तो इसमें भी बेसिकली डेली आप देख रहे हैं ये हायर हाई बन रहा है, ये हायर हाई। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है विक्स का, ये विक्स इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड, ये देख पा रहे हैं। तो इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि वीकली चार्ट्स में अगर प्रीवियस हाई से नीचे है, प्रीवियस लो से, प्रीवियस वीक के लो से भी नीचे है, और विक्स भी मेरा अप ट्रेंड में है, विक्स भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये दो क्राइटेरिया हो गया। अब हम तीसरा क्राइटेरिया एफआईस के डेटा से इसको मैच करते हैं कि एफआईस का डेटा क्या बाइंग का या सेलिंग का है। अगर एफआईस का डेटा कंटिन्यूअस सेलिंग का है, इसका मतलब है कि जो विक्स बढ़ रही है उसमें वो सिनेरियो सही है और मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो, क्योंकि एफआईस को नॉर्मली हम स्ट्रॉन्गर हैंड समझते हैं। अब आपके मन में ये लॉजिक आएगा कि डीआईस की तरफ से काउंटर बाइंग हो रही है, तो मार्केट क्यों नहीं ऊपर जा रही है, और एफआईस सेल कर रहे हैं तो मार्केट फिर भी डीआईस की तरफ से तो बाय हो रही है। बट डीआईस का जो पैसा है वो बेसिकली हम रिटेल का पैसा है, क्योंकि डीआईस का जो पैसा है दैट वो एसआईपी से आता है, और उनके पास हर महीने की एसआईपी आ रही है और उनको मैंडेट है कि वो इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि एसआईपी आ रही है। बट एफआईस का जो पैसा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट्स की किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पैसा लगाएं या ना लगाएं, वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास होते हैं, प्लस उनका एम होता है कि हमें प्रॉफिट निकालना है किसी भी इमर्जिंग कंट्री से या किसी भी कंट्री से। बट तो यही डिफरेंस हो गया कि डीआईस का जो फंड है वो क्या है, उनको एसआईपी आ रहा है, उनको कंपल्सन है कि वो एक लिमिट तक ही कैश में स्टे कर सकते हैं और बाकी पैसा उनको लगाना होता है, तो वो कैपिटल डिप्लॉय होती जा रही है। तो यहाँ पे
बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीआईज और एफआईज के का अगर आप फंड्स का कंपेयर करेंगे तो एफआईज आर ऑलवेज द स्मार्टर प्लेयर और स्ट्रॉन्गर प्लेयर कंपेयर टू डीआईज। ये जरूर है कि अगर डीआईज का इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो मार्केट ज़्यादा गिर चुकी होती, बट अगर उनका इन्वेस्टमेंट है और एफआईज की तरफ से सेलिंग है तो एफआईज को हम ज़्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू डीआईज। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हम विक्स को एक देख लेते हैं कि विक्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, और फिर वीकली चार्ट्स आपने देख लिया तो उससे समझ में आ जाता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो जैसे अभी करंट सिनेरियो में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। अब इसे हम जैसे बजट से कोरिलेट कर लेते हैं कि आने वाले समय में बजट भी है, और बजट के पहले किस तरीके का डेटा है और क्या पॉसिबल हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि हम बैंक निफ्टी का भी इसी तरीके से वीकली चार्ट्स देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो ओवरऑल जो चार्ट्स हैं वो वीकली चार्ट्स काफ़ी नेगेटिव अभी दिख रहे हैं हमें बैंक निफ्टी में भी। और अभी आज बाउंस थोड़ा सा है, एक दो दिन में बाउंस है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी में वीकली ट्रेंड अभी भी हम नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो ये हायर आप देख पा रहे हैं ये बैंकिंग के जो वीकली ट्रेंड है वो ओवरऑल नेगेटिव चल रहे हैं। और इस पूरे पीरियड में ये आप मान के चलिए कि जैसे ये जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने से बेसिकली सेलिंग हो रही है। अक्टूबर में ये टॉप बना था जहां पे मार्केट 54,000 के आसपास, 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी थी। और निफ्टी भी आप देखेंगे तो करीब 25-26,000 के आसपास थी उस समय। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स सेलिंग आई है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेन सेलिंग आई है। और एफआईज का डेटा को अगर आप देखेंगे अक्टूबर से, तो लास्ट 4 महीनों में उन्होंने करीब करीब 2,56,000 करोड़ का की सेलिंग करी है। वो कैसे हम देख सकते हैं और वो क्या डेटा है, एक बार हम उसे देखते हैं। अब मैं आपको एफआईज के डेटा में लेके चलता हूँ। ये देखिए ये एफआईज का डेटा आपके सामने खुल गया होगा। और एक काउज ऑफ कंसर्न है ये, क्योंकि एफआईज की तरफ से रेगुलर सेलिंग है और हमें डेटा समझना चाहिए। अक्टूबर में आप देखेंगे तो करीब 1,14,000 1,14,000 करोड़ की सेलिंग थी। नवंबर में यही 45,000 करोड़ की सेलिंग है, दिसंबर में 16,000 करोड़ की सेलिंग है, और जनवरी अभी खत्म होने वाला है, बजट आने वाला है, 79,000 करोड़ की सेलिंग है। तो अगर आप इन चारों को सम करेंगे तो करीब 2.56 लैक्स की सेलिंग है। अब कंसर्न ये है कि जस्ट बजट के सामने हम लोग हैं, 1 फरवरी को बजट है। अब लॉजिकली ये देखा जाए कि अगर बजट से कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती तो एफआईज क्यों सेल कर रहे होते। यानी कि एफआईज को कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बजट से नहीं है, ये डेटा हमें दिखा रहा है। ये मेरा अपना व्यू नहीं है, ये डेटा से जो हमें दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, जो एफआईज हैं, वो बजट के जस्ट बिफोर वाले मंथ में वो सेल कर रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन चारों महीनों में उनकी सेलिंग 2,56,000 2,56,000 करोड़ की सेलिंग है। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो रेगुलर सेलिंग चल रही है। अब दूसरी बात, जैसे रोल ओवर्स हो रहा है तो अभी एक तो पोजीशंस भी लाइट है। मार्केट में देखेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है वो कंपेयर ऑप्शंस में तो बिल्कुल लाइट पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल कम है। मैंने ये डेटा आज टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि जो करंट जो नेक्स्ट वीक बजट वाले वीक का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे।
तो एक तो ओपन इंटरेस्ट भी कम है, तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट अगर लाइट रहेगी तो आपका मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकती है, तो हम लोग को आगे कॉशियस व्यू रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बजट वाले दिन, एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बजट वाले दिन ट्रेडिंग अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस दिन न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि मार्केट लाइट है और एफआईएस की सेलिंग ऑलरेडी चल रही है। बजट होने के एक दो दिन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ऑप्शंस के प्रीमियम भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और उसके बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और वॉलेटिलिटी में फंसने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा एक और नेगेटिव फैक्टर बिफोर बजट हम लोग को ये दिख रहा है कि जो विक्स है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि विक्स का जो ग्राफ है, विक्स कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, बट विक्स में कोई बड़ी स्पाइक अभी तक नहीं आई है। विक्स अगर आप देखेंगे तो 18 साढ़े 18 के आसपास अभी है, साढ़े 18 18 के आसपास विक्स चल रही है, और एफ की 4 महीने से कंटिन्यूअस सेलिंग है। इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी विक्स में कोई अभी बड़ी स्पाइक नहीं आई है। तो अगर हमें विक्स में कोई बड़ी स्पाइक दिखे और 20-22 के ऊपर निकलने लगे तो फिर हमें और कॉशियस होना चाहिए, और उस केस में पॉसिबल है कि निफ्टी 22,200 की तरफ जा सकती है करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो करंट सिचुएशन में डेटा के हिसाब से यही लग रहा है कि मतलब हमें कॉशियस अप्रोच लेकर के चलना चाहिए, और बाइंग कम से कम डेरिवेटिव पोजीशंस में, बाइंग साइड में अगर आपकी पोजीशन है तो आपको हेज होना चाहिए। और मान लीजिए आपके पास अगर फ्यूचर्स हैं तो आप और आप उसमें लॉस में हैं, आप नहीं काटना चाह रहे हैं, तो आपके पास पुट ऑप्शंस होनी चाहिए, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें कि कोई अगर मूवमेंट आती है तो मेरा मुझे बहुत बड़ा नुकसान ना हो। और अगर ऊपर चली गई तो ठीक है, आपको एक प्रीमियम का नुकसान हो सकता है। और फिर उस तो हेजिंग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर डेरिवेटिव मार्केट में आप पोजीशंस फ्यूचर की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये तो एक बजट के आसपास का सिनेरियो हम लोगों ने लिया। और उसमें मैंने क्या एनालाइज किया, वीकली चार्ट्स देखा, एफआईस का डेटा देखा, और विक्स के साथ उसको कॉरिलेट करने की कोशिश करी, तो जिसमें से जो भी डेटा अभी दिख रहे हैं वो करंट डेटा में नेगेटिव साइड दिख रहा है। अब जैसे निफ्टी का जो लेवल है वो लेवल कहाँ पे आ सकता है, वैसे हम लोग डाउन ट्रेंड में ये मान के चलते हैं कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट्स कम काम करते हैं, रेसिस्टेंस ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स को एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या लेवल्स आ सकते हैं। और जैसे ये देखिए, ये वीकली चार्ट्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो करीब इस लेवल के आसपास है। मेजर सपोर्ट 22,000 की रेंज में सपोर्ट लेवल है, ये देखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल जो देख रहे हैं, ये लंबी सी जिसमें विक बनी हुई है, ये उस दिन की है जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। और इलेक्शंस जो रिजल्ट्स आए थे और उस दिन मार्केट वॉलेटाइल हुई थी, इस लेवल पे क्लोज हुई थी, और हम लोग ऑलरेडी इस लेवल से नीचे क्लोज ट्रेड कर रहे हैं अभी, ये इस लेवल से नीचे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि इस दिन मार्केट लो से रिकवर होकर हाई पे बंद हुई थी और फिर ये रैली बनी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं, और अब जो ट्रिगर मिलेगा वो बजट से मिलेगा। अगर बजट में किसी कारण से मार्केट ये लेवल तोड़ती है 22,800 का लेवल, तो हम मान के चलेंगे कि हम 22,200 तक नीचे कम से कम जा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट कंजेशन जोन है, जिसे आप सपोर्ट बोल सकते हैं। और ये करीब करीब जैसे लेवल्स आप पूछेंगे तो 22,200 22,300 का सपोर्ट बनता है। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके से है। अब हम एक बार बिफोर बजट किस तरीके का डेटा बन रहा है, ये हम एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं कि क्या डेटा बना हुआ है मार्केट में। 1 मिनट। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने फेब्रवरी फर्स्ट वीक का जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसको
खोला है, सो दैट एक आइडिया लगे कि किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस हैं और हमें कैसे उसको रीड करना चाहिए। अभी देखिए ये ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस है और मार्केट देखेंगे तो अभी ये कॉलम हो गया हमारा ओपन इंटरेस्ट का, यानी जो पोजीशंस है टोटल ओपन इंटरेस्ट का हो गया, और ये सीओआई हो गया। ये ओपन इंटरेस्ट है और ये सीओआई हो गया। राहुल प्लीज म्यूट, आपकी आवाज आ रही है। तो ये देखिए अभी हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। अभी जैसे कि 23,050 के आसपास केवल 2 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। 23,100 पे 80,000 शेयर का, अगर 23,200 पे बात करें तो 15 लाख शेयर का, और ऊपर जनरली जो स्ट्राइक्स हैं इनमें सब में 1 लाख 1.5 लाख शेयर्स का ही ओपन इंटरेस्ट है। तो करंट सिचुएशन में जो पोजीशंस हैं कॉल साइड में वो काफ़ी लाइट है। इसी तरीके से अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी सिमिलरली जो डेटा है वो काफ़ी लाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर बजट अभी पोजीशंस कम है। अब कल रोल ओवर्स होंगे, कल हमें देखना होगा किस तरीके से पोजीशंस बन रही है, क्या बायस्ड बन रहा है। बट अभी करंट सिचुएशन में ऑप्शन मार्केट में अगले बजट वाले एक्सपायरी में पोजीशंस कम है, और दूसरा प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे एट द मनी अभी 23,150 के आसपास मार्केट है, और 23,150 की कॉल ऑप्शन 388 रुपीज़ है। तो ये प्रीमियम भी ओवर प्राइज्ड है, क्योंकि जो विक्स है अभी, जैसे हम लोग अगर आप ब्लैक स्कॉल्स मॉडल से ऑप्शन प्राइसिंग करेंगे कि 18 की आईवी पे क्या प्राइस होना चाहिए, तो 18 की आईवी पे 23,150 की कॉल ऑप्शन 388 की बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि एक हो गई विक्स और एक होता आईवी। तो विक्स हो गई करंट वॉलेटिलिटी और आईवी होती है फॉरकास्टेड वॉलेटिलिटी। तो अगर आप 23,150 की स्ट्राइक की आईवी निकालेंगे तो ये आईवी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 30-32 के आसपास होगी, और जबकि विक्स 18 के आसपास है। तो 18 की विक्स में 30-32 की आईवी की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ट्रेड करना आपका बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि कभी भी आईवी श्रिंक कर सकती है। तो बेसिकली हम ये यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइसिंग ऑप्शंस की है वो अभी काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, और उसको नज़र में रखते हुए ही हमें ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। और आप विक्स और, क्योंकि विक्स इज अ करंट वॉलेटिलिटी और आईवी इज द एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, और जो ऑप्शन ट्रेड होती है हर स्ट्राइक की अपनी अपनी आईवी होती है, तो वो एक्सपेक्टेड मूव के हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड आईवी आ रही है वो ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू विक्स। विक्स जैसे 18 है और आईवी इसकी 30-32 की है, तो ये ओवर प्राइस्ड ऑप्शंस हैं। अब हम डेटा में चलते हैं कि किस तरीके से हमें इंट्राडे में डेटा देखना चाहिए, और क्या देख करके आज हम लोग कॉल ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे थे और क्या लॉजिक था। तो जैसे अभी क्लोजिंग होते होते तो पोजीशंस काफ़ी हद तक कट गई, क्योंकि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पोजीशंस मैक्सिमम जो मार्केट में बन रही है वो इंट्राडे की पोजीशंस ज़्यादा बन रही है कंपेयर टू कैरी फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे तो जो 12-1 बजे तक ओपन इंटरेस्ट 23,000 की पुट ऑप्शन में ये करीब करीब यहाँ पे देखेंगे तो करीब 45 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ये 12-1 बजे के आसपास था, जो कि क्लोज होते होते करीब 17 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो ये 97 लाख है पुट साइड में, और कॉल साइड में माइनस में ओपन इंटरेस्ट है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि कल मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। और कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी अपनी मंथली एक्सपायरी है, तो कल मोस्ट लाइकली बिफोर बजट एक शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बन रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा और रोल ओवर्स का डेटा से आज ऐसा समझ में आ रहा था कि पॉसिबल है कि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन रहे हैं। और उसके बाद बजट के ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो कल का लाइव मार्केट में आप पीसीआर डेटा को ऑब्जर्व करना चाहिए, और कल डेट मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज मार्केट नहीं होनी चाहिए। कल मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है
कि आप जब ऑप्शंस के प्राइसिंग को देखेंगे तो आप आज देखिए मार्केट बंद हुई है 23,160 पे, और 23,150 की कॉल ऑप्शन भी बंद हुई है 160 पे, यानी कि एक्सपायरी का, मैं सही देख रहा हूँ ना, कल की एक्सपायरी का ही है ना, आप ये देखिए एक्सपायरी स्पॉट लेवल है 23,160 और स्पॉट लेवल है 23,160 के आसपास बंद हुई है, और 23,150 एट द मनी हो गई। एट द मनी की कॉल ऑप्शन 160 रुपए में है और एट द मनी की पुट ऑप्शन 137 की है। तो इन दोनों का अगर स्ट्रैडल आप देखेंगे तो एक दिन एक्सपायरी को बाकी है, और स्ट्रैडल आपको करीब करीब 200-300 रुपए के आसपास का स्ट्रैडल है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड ऑप्शंस है, और ओवर प्राइस ऑप्शन का मतलब ये इंडिकेशन हुआ कि बड़ा मूव आने का चांसेस है, क्योंकि अगर ऑप्शन सस्ती होगी तो इसका मतलब राइटर डोमिनेंट है, और ऑप्शन उस केस में डीके होकर के वो साइडवेज का इंडिकेशन देती है। बट जब ऑप्शंस के प्राइसिंग खुल जाते हैं और ओवर प्राइस्ड हो जाती है तो वो इंडिकेशन देती है कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आने का चांसेस है। तो ये डेटा देख के आप भी आगे भी कभी भी आपको लगे कि ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड है तो वो इंडिकेट करता है कि ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो कल मंथली एक्सपायरी में अगर हम ऑप्शन राइटर हैं तो हमें कल राइटिंग अवॉइड करना चाहिए, और बायर हैं तो इंट्री के हिसाब से जहां पे भी सही इंट्री मिलेगी डेटा देख करके हम कल कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, जो भी डेटा कल बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट आज का डेटा देख के यही समझ में आ रहा है कि कल जो मंथली एक्सपायरी है वो पॉजिटिव साइड होनी चाहिए, और उसके बाद बजट पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से बजट मार्केट को लेकर के चलता है। अब आज के दिन में और ऑब्जर्व करने वाली चीजें क्या क्या है डेटा में। अब ये देखिए ये क्या जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग देखते हैं। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ये काफी रेलेवेंट डेटा होता है, और दिन में क्या ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जिसे हम ऑप्शन चेन के डेटा में स्टडी करते हैं। तो ये जो स्टडी करते हैं ये हम ओपनिंग से स्टडी करते हैं। जैसे आज का जो ओपन प्राइस था वो 23,027 था, तो राउंड ऑफ करके आ गया 23,050, सेंटर मैंने पकड़ लिया 23,050। अब इससे 3-4 स्ट्राइक ऊपर 3-4 स्ट्राइक नीचे, अभी प्रीमियम ज्यादा है तो 3 स्ट्राइक ले रहे हैं, जब प्रीमियम कम होता है तो 2 स्ट्राइक ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना है, उस हिसाब से आप स्ट्राइक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जैसे एट द मनी में देखेंगे तो सुबह से ही क्या हो रहा था कि एट द मनी में पोजीशंस ज्यादा बन रही थी, पुट साइड हेवी है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस एक कैलकुलेट हम करते हैं कि कॉल वर्सेस पुट में कितना इम्बैलेंस है। तो आप देखेंगे तो 23,100 में 94% पोजीशन पुट में है, 6% पोजीशन कॉल्स में है। 23,050 की स्ट्राइक में 141% पोजीशंस पुट में है, ये पुट साइड हो गई, और कॉल्स में -41 है। और अगर ये 23,000 देखेंगे तो इसमें 228% की पोजीशंस है पुट में, और कॉल में -128%, यानी कॉल लिक्विडेट हुई है। तो ये तो क्लोजिंग का डेटा है, बट लाइव मार्केट में भी इसी तरीके का डेटा बन रहा था, और पुट साइड हेवी हो रही थी। तो उस केस में क्या हो रहा था, मार्केट हर डिप से बाउंस होने की कोशिश हो रही थी, और आज मल्टीपल टाइम्स जैसे क्या है कॉल ऑप्शंस में ही प्रॉफिट मिल रहा था। और तो वो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटा क्या है। यहाँ पे एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी आपको कॉल ऑप्शन पे बेट करना है तो कॉल ऑप्शन पे आप जब भी बेट करें 1 बजे के बाद करें डाउन ट्रेंड में, अगर डेटा पॉजिटिव है तो। उसका रीजन ये होता है कि डाउन ट्रेंड में जनरली क्या होगा, मार्केट सुबह खुलने के 11-12 बजे तक अगर वीक होगा तो ऊपर जाके वो रिवर्स कर जाएगी मार्केट, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। बट अगर मार्केट को सस्टेन करना होगा या बाउंस देना होगा, तो अगर मार्केट 9 बजे खुलने के बाद भी 1 बजे तक अगर नहीं गिरती है तो इसका मतलब मार्केट का जो पॉजिटिव डेटा बन रहा है डाउन ट्रेंड में वो पॉजिटिव की तरफ ही मूव कर जाएगी। तो इसीलिए डाउन ट्रेंड जब मार्केट में चल रही हो तो उस केस में अगर हमें कॉल पे बेट करना है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर डेटा, तो जनरली 12:30-1 बजे के बाद करेंगे। तो क्या है, डेटा की स्ट्रेंथ उस समय तक ज्यादा हो जाती है। वैसे ही सपोज कीजिए अगर अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ओपनिंग में नीचे खुलती है फिर सेकेंड हाफ में बाउंस हो जाती है। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो उस केस में भी आप अगर पुट ऑप्शन पे बेट करना है, अगर अप ट्रेंड में पुट ऑप्शन पे बेट करना होता है तो सेकेंड हाफ का डेटा देख के करना चाहिए।
तो यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो। यहाँ पे सिंपल है कि अगर अभी मंदी का ट्रेंड चल रहा है और कॉल ऑप्शन पे बेट करना है तो सेकंड हाफ बेटर होगा कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। और अगर हमें पुट ऑप्शन पे बेट करना है क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है तो उसमें आप फर्स्ट हाफ में भी कर सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों उसमें मैच हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से हो रहा है और इसी के बेसिस पे फिर टाइमिंग करनी है ट्रेड की। तो अब ट्रेड को टाइमिंग करने के लिए तो डेटा से हमें समझ में आ गया कि आज हमें कॉल पे ही बेट करना चाहिए था, पुट ऑप्शंस पे बेट नहीं करना चाहिए था। और अब वो टाइमिंग कैसे करनी है, कहाँ पे लेना है, तो उसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और वीवैप यूज करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और उसे किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए अभी मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रिजेक्शंस पॉइंट्स को देखना है। अब आज हम लोग एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये डेटा सुबह से पॉजिटिव था, यहाँ से पीसीआर पॉजिटिव था, बट ये देखिए ये एक तरीके का मूव मिला मार्केट में और करीब करीब 5 मिनट में मार्केट आज 100 से 150 पॉइंट का फॉल आया और उसी नेक्स्ट 5-10 मिनट में मार्केट इस लेवल से ये पहुंच गई। करीब करीब 15-20 मिनट में ये 200 पॉइंट का बाउंस भी आया और ये 15 मिनट में ये 100 पॉइंट का डिप था मार्केट में, 100 क्या 150 पॉइंट का डिप था। तो ये एक तरीके से दिस इज कॉल्ड अ डीप एसएल हंटिंग और वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में पॉजिटिव मूव आना चाहिए बिफोर बजट। अब बजट बजट है सैटरडे को, हमारे पास है 2 ट्रेडिंग सेशन, थर्सडे कल, फ्राइडे। और बजट चालू होगा 10 बजे से या 11 बजे से, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो उसके पहले की ओपनिंग यानी हमें 2.25 सेशन मिलेंगे, यानी कल एक्सपायरी वाला दिन मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा और बजट वाले दिन का ओपनिंग मिलेगा। तो आज का जो एसएल हंटिंग है इन सबसे यही समझ में आ रहा है कि कल भी पॉजिटिव मूव बननी चाहिए, फ्राइडे को भी पॉजिटिव मूव बननी चाहिए और बजट वाले दिन भी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। यानी मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट एक बार बाउंस कर सकती है इस लेवल से और उसके बाद फिर बजट से आपको जो भी ट्रिगर मिलेगा डाउन या अप का। बट नेक्स्ट 2-2.5 दिनों का ये सिचुएशन बन रहा है कि मार्केट में बाउंस आना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये एसएल हंटिंग। ये जो डीप एसएल हंटिंग हुई, ये इसमें जो भी वीकर पोजीशंस थी रोल ओवर वाली वो बहुत हद तक यहाँ पे वो स्टॉप लॉस हो गए या कट गई। इसके बाद आपने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली जो हम लोगों ने प्रीमियम चैनल पे आज कॉल ऑप्शन ले करके छोटा प्रॉफिट बुक किया। बट जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22,000 नहीं 23,300 की कॉल ऑप्शन पे बेट किया था, जो छोटे प्रॉफिट में बुक करके निकल गए। बट ये 102 तक गई थी, हम लोगों ने इसे 65 के आसपास लिया था। फिर टीवी में एक ये ट्रेड यहाँ पे मैंने देने की कोशिश करी 23,300 की, वापस से 60-65 पे ही, जो करीब 90-92 गई और 82-83 में बंद हुई। अब लॉजिक क्या था ट्रेड का लॉजिक सिंपल ये था कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से नीचे आ जाता है, प्राइस वोलेटिलिटी में आ सकती है। तो उस केस में हमें रिजेक्शन पे ध्यान रखना है कि वीवैप से रिजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट ये जो एसएल हंटिंग हम देख रहे हैं, ये एसएल हंटिंग ये सिग्नल दे रहा है, ये जो एसएल हंटिंग का पार्ट है ये सिग्नल दे रहा है कि बिफोर बजट मार्केट में पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए कल पीसीआर का डेटा पॉजिटिव रहेगा तो हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, परसों भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम कॉल ऑप्शन पे फोकस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन की ऑप्शंस के प्राइसिंग कैसी है, कितना प्राइस है, कितना टाइम वैल्यू डिके है, उन सबको नज़र में रखते हुए। तो ये एक हमें एक फेयर आइडिया लगा होगा कि कैसे हमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है। उसके लिए वीकली चार्ट्स, वीक्स को हमने देखा और एफआईस के डेटा को देखा और और उसके बाद इंट्राडे में इम्बैलेंस को हम लोग ट्रैक करते हैं कि ऑप्शंस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का इम्बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है। और फिर कोशिश ये होती है टाइमिंग के ख्याल से, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम कर पाते हैं तो ही प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो राइट ट्रेड भी हमारा लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केस में अगर आप नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं तो आपके लिए टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वॉल्यूम वेटेड वीवैप के आसपास आप एंट्री करेंगे तो थोड़ी बेहतर टाइमिंग हो पाएगी। और अगर आप हेजिंग करके चल रहे हैं यानी कि बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड्स कर रहे हैं तो उसमें फिर भी टाइमिंग उतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपकी हेज होती है तो आपको उसमें उतना बड़ा नुकसान नहीं आता है और आप पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर नेकेड ऑप्शंस हम कर रहे हैं तो हमें टाइमिंग, राइट एंट्री टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब एक बार हम फिर से देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना था। और जैसा कि हम लोगों ने वीकली ट्रेंड समझा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए हम पीसीआर डेटा यूज़ करते हैं। और अगर 1.25 से रेशियो ऊपर है तो उसे बुलिश मान के चलते हैं, और 0.75 से नीचे है तो बियरिश रेशियो मानते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। और पीसीआर डेटा का स्लोप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी कम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। पीसीआर डेटा का स्लोप यानी कि स्लोप का मतलब क्या हुआ कि हर 15 मिनट या और हर 5 मिनट जो भी डेटा सेट आप देख रहे हैं वो पीसीआर कैसे मूव कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि 10 बजे पीसीआर की वैल्यू है 1.30, ठीक है। फिर 10:15 पे आपने देखा तो इसकी वैल्यू हो गई 1.38। फिर आपने 11 बजे यानी 10:30 पे आपने इसकी वैल्यू देखी तो मान लीजिए ये हो गई 1.45। और अगर इन तीनों को आप एक लाइन चार्ट की तरह प्लॉट करें तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग डेटा दिखेगा। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेंड के लिए, क्योंकि एक होता है कि सपोज कीजिए ओपनिंग में कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि शुरू के 1 घंटे में ही ओपनिंग में पीसीआर बन गया। अब 15-20 मिनट में पीसीआर नेगेटिव बन गया। बट क्या होता है, ओपनिंग का पीसीआर हो सकता है नेगेटिव बन गया हो, बट उसके बाद उसका स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है वो देखना आपको जरूरी है, क्योंकि जो ओपनिंग पोजीशंस होती है वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन पे बहुत डिपेंड करती है। तो ओपनिंग के बाद किस तरीके से पीसीआर डेटा का स्लोप बन रहा है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड डिसीजन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम कुछ स्लोप्स जैसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक स्लोप है डेटा का, और ये पीसीआर डेटा का स्लोप है। और पीसीआर डेटा का स्लोप हम देख रहे हैं कि सुबह खुलने के बाद ये 12-12:30 बजे के बाद डेटा का स्लोप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गया। कई बार क्या है, आप निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी इस तरीके से साइडवेज ट्रेड हो रही है, निफ्टी साइडवेज हो रही है, बट ये जो डेटा है इसका स्लोप ऊपर की तरफ मूव करते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में चांसेस ये होता है कि मार्केट अपसाइड ब्रेक लेगी, और क्योंकि डेटा का स्लोप पॉजिटिव मूव हो रहा है। कई बार छोटा छोटा क्या होता है कि छोटी सी ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है एसएल हंटिंग करने के लिए, और फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये सेम सिचुएशन आज देखी गई कि मार्केट क्या था, मार्केट खुलने के बाद साइडवेज और वॉलेटाइल ट्रेड हो रही थी, और ये जो स्लोप है डेटा का ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। और फिर एक मार्केट में स्पाइक आई, एसएल हंटिंग हुआ, और फिर मार्केट हाइस की तरफ चली गई। तो बेसिकली ये स्लोप के हिसाब से हमें ट्रेड पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हमें किसी भी कंडीशन में पुट साइड कितनी भी मार्केट में नीचे ऊपर हो तो पुट को हमें अवॉइड करना चाहिए, और स्लोप के साथ ही हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये कुछ स्लोप इस तरीके के भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ये थोड़ा वॉलेटाइल स्लोप हुआ, क्योंकि लास्ट में मार्केट में सेलिंग आई तो ये इस तरीके से स्लोप पैन आउट हुआ। तो ये बेसिकली पीसीआर डेटा का स्लोप है। ये एक और स्लोप है जिसमें सुबह खुलने के बाद से ही डेटा कंटिन्यूअस साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और लास्ट में एक स्लोप का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट का भी ब्रेकडाउन हुआ। तो ये बेसिकली हमें पीसीआर डेटा की वैल्यू पे फोकस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हर टाइम इंटरवल पे वो किस तरीके से डेटा मूव कर रहा है वो डेटा पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। जैसे ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंट्री डेटा, जैसे स्लोप अगर पॉजिटिव चल रहा है, डेटा का स्लोप पॉजिटिव चल रहा है। जैसे ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन में चार्ट्स में आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मुझे क्या करना है। चार्ट्स बिल्कुल साइडवेज हैं, बट अगर आप डेटा का स्लोप देखेंगे तो डेटा का स्लोप अगर कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से पॉजिटिव मूव आने के की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम डेटा के बेसिस पे अर्ली इंडिकेशंस पकड़ सकते हैं कि मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है या डाउनसाइड ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस तरीके से जब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है तो हम क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड एंड ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। जस्ट टू रिकैप
कि इंट्राडे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें पीसीआर का डेटा चाहिए और ओवरऑल ट्रेंड के लिए हमें विक्स का और वीकली चार्ट्स और एफआईस का डेटा जो आप फ्रीली देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंट्री हमें वीवैप के आसपास करनी है। स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो डे लो और डे हाई, यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस होगा और पुट ऑप्शन ले रहे हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे भी आप एंट्री करें वहां से एसएल आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक जी बिजनेस का एक इंटरव्यू है, मैं वो इंटरव्यू ले लेता हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर। सर कनेक्ट करें, स्वाति जी बात करेंगे आपसे। जी थैंक यू सर। जी। इन सारे फैक्टर्स के बीच बाजार में रिकवरी और बननी चाहिए, तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी लगातार दूसरे दिन अपनी तेजी दिखाएंगे। दिग्गज में तो लगातार तीसरे दिन होगी, क्योंकि 2 दिन मजबूती देख चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आज ही तेजी हुई, तो कल फॉलो बाइंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि दिग्गज शेयर मजबूत रह पाते हैं या नहीं। अगर गलती से किसी वजह से कल दिग्गज शेयर कमजोर हो जाते हैं या ऊपरी स्तर से फिसल जाते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए मजबूती बनाए रखना मुश्किल होगा, तो वो तो पीछे पीछे चलेंगे। बड़ा दिन है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का एक्शन रहेगा भरपूर, नतीजे के दम पर भी और फंड के। और आइए कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत है सर। कल के बाजार में कहाँ पर रखी गए नितिन? देखिए कल बिफोर बजट ये मंथली एक्सपायरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आना चाहिए कल। तो कल हमारा फोकस होगा 23,200 की कॉल ऑप्शन पे, जो 80 के आसपास बंद हुई है। बट अगर ये कल ड्यूरिंग द डे मुझे 50-60 की रेंज में मिलेगी तो खरीदूंगा। यानी कि आपको 23,200 की कॉल, सॉरी 23,300 की कॉल, स्ट्राइक मैंने गलत बोल दी, 23,300 की कॉल अगर आपको 50 की रेंज में मिले तभी खरीदिएगा। स्टॉप लॉस होगा इसका 25 रुपीज़ का, और फिर टारगेट आपके हो सकते हैं करीब करीब 85-90 तक के। ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े कॉस्टली हैं, तो थोड़ा ध्यान रख करके ट्रेड लेना है और डिप पे ही लेना है, क्योंकि प्रीमियम्स अभी कॉस्टली दिख रहे हैं। तो आपको 45-50 पे मिले तभी खरीदें। 25 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 85-90 के होंगे। तो ये रही 23,300 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह। 25 के स्टॉप लॉस और 85 और दूसरे 90 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बना सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी ऑप्शन में। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कि क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट होगा। तो अगर हम लोग कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस होगा, और पुट ऑप्शन है तो डे हाई का होगा। और उसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हैं वहां से डे लो या डे हाई आपका 25-30 पॉइंट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ट्रेड आफ्टर 11 AM ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, क्योंकि अगर हम अर्ली ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा लिमिटेड होगा और डेटा चेंज होने के चांसेस बनेंगे। जितना ज़्यादा आप लेट ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी डेटा में आएगी। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हम लोग टेलीग्राम चैनल में 11 बजे 11:30 के पहले ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारी ट्रेड गलत होने के चांसेस ज़्यादा, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोगों ने ट्रेड 10 10:30 कभी भी लिया है तो वो ट्रेड जनरली स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो वो ये क्लियर, क्योंकि आपके पास डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल है। और अगर वही ट्रेड आप देखेंगे 12:30-1 बजे के बाद लेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास साइजेबल डेटा है, डिसीजन मेकिंग आप और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में 75 का लॉट है, और अगर आपको 20 रुपया 30 रुपया भी एक लॉट में मिलता है तो करीब 2,000-2,100 रुपया हो गया एक लॉट में। तो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर 25-30 रुपये से ज़्यादा ऑप्शन में रुक पाना भी टफ है, क्योंकि लॉट साइज भी 75 का है। तो आप अगर ट्रेड 12:30-1 के बाद लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेटेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 12 बजे के बाद भी। और उसमें क्या है, आप डेटा को देख के डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये मुझे सबसे वैलिड और इम्पॉर्टेंट लगता है कि हमें ट्रेड 11 बजे के बाद ही लेना चाहिए। अननेसेसरी ओपनिंग में डेटा भी कम होता है और इमोशंस ज़्यादा होते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे आपको गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी स्टॉप लॉस के साथ ही ऑप्शन ट्रेड करें, और ओवर लिवरेजिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शन में नुकसान होता है, और वो भी इंट्राडे में होता है। तो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे देखा जाए तो वन ऑफ द रिस्कीएस्ट काम है, और इसे हमें आसानी से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आएगा ही, ये रिस्की काम है।
तो हमें कम कैपिटल के साथ ही काम करना चाहिए और सीख समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज ये इससे आपकी कैपिटल भी डिप्लीट हो सकती है। ये मेन पॉइंट से जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अब हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। अनुज जी, हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। बाकी अगर ट्रेडिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हमें नेकेड कॉल लेना है, नेकेड कॉल, तो आप तभी लें जब आपको डायरेक्शन एकदम क्लियर हो, क्योंकि नेकेड कॉल ऑप्शंस की विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 33% ही होती है। वो 33% इसलिए होती है कि जब भी आप ऑप्शन खरीदेंगे तो ऊपर जाने का चांस भी 33%, नीचे जाने का भी चांस 33% और साइडवेज होने का भी चांस 33% होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो ऊपर जाएगी जिसके चांस 33% ही हैं, तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% ही है। और अगर आपने टाइमिंग सही नहीं करी या आपने डेटा को यूज़ नहीं किया तो आप 10-12% वैसे ही घटा लीजिए, तो 20% की विनिंग प्रोबेबिलिटी नेकेड ऑप्शन बायर के लिए होती है। और जैसा कि मैंने कई बार पोल भी कराया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर 70-80% लोग नेकेड ऑप्शंस में ही काम करना चाहते हैं। और आप ये मान के चलें कि नेकेड ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 20% से ज़्यादा नहीं है, 80% आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, आप जिस पॉइंट से खरीद रहे हैं। तो ये एक तरीके से अपने आप में वैसा ट्रेड है जिसकी स्टार्टिंग इनिशिएशन से ही आप 80% चांसेस है कि आप लूज़र होंगे। तो यहाँ पे आप तभी ट्रेड करें जब आपको डायरेक्शन एकदम क्लियर समझ में आ रहा है और आपकी एंट्री राइट एंट्री पे आप ले रहे हैं। स्प्रेड्स हैं तो स्प्रेड्स में क्या है, मेरा रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्प्रेड्स को ट्रेड करें तो एक साल का कैपिटल के ऊपर 25-30% रिटर्न आफ्टर खर्चे बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब देखिए क्या है, नेकेड ऑप्शन में तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कैपिटल डबल हो जाए, महीने में डबल हो जाए, 2 महीने में डबल तिबल हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वो उस चक्कर में क्या होता है, साल के अंत में आप देखेंगे तो आपका नेट लॉस ही होता है अगर हम नेकेड ऑप्शंस को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अगर हम हेज की तरफ मूव करें, अगर हम स्प्रेड्स को करें, तो स्प्रेड में आपकी कैपिटल जो लगेगी आज के दिन में एक लॉट लेकर के एक लॉट बेचने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार का मार्जिन लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट आपको मिलता है। तो 60-70,000 के मार्जिन पे मैं एक एक जैसे इसमें एक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए पूरे महीने में आप स्प्रेड पे ट्रेड करते हैं और स्प्रेड पे ट्रेड करके आपने 50 पॉइंट ही कैप्चर किया, मान लीजिए आपने 50 पॉइंट कैप्चर किया पूरे महीने में, लॉस प्रॉफिट खर्चे वर्चे सब निकाल के, तो 50 पॉइंट इंटू आपके हो गए 75 का लॉट साइज, तो 3,3500 रुपये आपने बनाया। कैपिटल कितना लगा आपका, 70,000 रुपये मैक्सिमम कैपिटल। तो 70,000 के कैपिटल पे अगर आप 3,000 रुपये बना रहे हैं तो आपका 10% के आसपास की रिटर्न बैठ गई, यानी पूरे साल में देखेंगे तो 100% रिटर्न फिर भी बैठ गई। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका टारगेट है कि मैं पूरे साल में 25-30% का रिटर्न निकाल लूँ और रिस्क भी कम लेना है, कैपिटल भी आपका सेफ रहे, आपको ओवरनाइट टेंशन भी नहीं लेनी है, इंट्राडे में खाली काम करना है और आपको बड़े फंड्स पे काम करना है, तो मुझे लगता है कि स्प्रेड ज़्यादा वाइबल है। क्योंकि अभी क्या मार्केट वॉलेटाइल है, कैपिटल खोने से बेहतर है कि हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, कम ट्रेड करें। और मुझे लगता है आप हेजिंग करके अगर स्प्रेड्स के साथ चलेंगे तो साल का 25%, चाहे मार्केट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप हेजिंग से इन स्ट्रेटजीज को जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इस स्ट्रेटजी से खुद से निकाल सकते हैं। नेकेड में दिक्कत क्या है कि नेकेड में आपको टाइमिंग करनी होती है, तो वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती है। बट हेजिंग में क्या है, हेजिंग में उतनी टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और वो भी केवल इंट्राडे करेंगे तो खर्चे वर्चे काट के, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट ब्रोकिंग में कर रहे हैं, मान लीजिए जीरोधा या स्टॉक कार्ड या डिस्काउंट ब्रोकिंग में कर रहे हैं, तो आपका 15 से 20 रुपया लॉट्स पर ऑर्डर का खर्चा है। अगर आप मेन ब्रोकिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपका खर्चा 70-75 रुपया लॉट का होगा। बट जैसे कि अगर आप डिस्काउंट ब्रोकिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 रुपये का आपका लॉट का खर्चा है, तो खर्चा भी कम है और स्प्रेड्स में आपको उतनी मार्जिन भी नहीं लग रही है, तो आप रिटर्न वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा स्प्रेड्स पे फोकस करना चाहिए और नेकेड से धीरे धीरे हमें स्प्रेड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो हमें नेकेड में रिस्क बढ़ता चला जाएगा। बाकी फ्राइडे को आप स्ट्रैडल सेलिंग कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को स्प्रेड्स एंड नेकेड कर सकते हैं और एक्सपायरी वाले दिन आप
नेकेड, स्प्रेड्स और बटरफ्लाई तीनों कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा जो बन रहा है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे अपने कैपिटल पे अगर बड़े फंड पे ट्रेड करना होगा तो नेकेड ऑप्शंस नॉर्मली प्रिफर्ड नहीं है, हेज ऑप्शन ज़्यादा प्रिफर्ड है, क्योंकि साल का 25-30% रिटर्न अगर आप निकाल पाएँ तो हर एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न है। म्यूचुअल हर एसेट क्लास से बेहतर रिटर्न है, और इन एनी सिचुएशन, मार्केट डाउन है, अप है, कुछ भी हो, आप पीसीआर डेटा देखें, ओवरऑल ट्रेंड देखें, विक्स देखें, और जो भी डेटा बन रहा है उसके हिसाब से आप 12:30-1 बजे अपनी एक हेज स्ट्रेटजी बनाएं और स्टॉप लॉस रख करके 3:30 बजे 3:15 बजे काट लें। इंट्राडे में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटजी पे मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू अनुज जी। अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सर। आपके जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल रहेंगे ट्रेडर्स के लिए। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपकी इंडिविजुअल स्टॉक्स की पोजीशंस हैं उनके बारे में हम लोग कोई अभी कमेंट नहीं कर सकते, ना करेंगे। तो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। तो सर पहला जो क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने बात करी कि ब्लैक शोल्स मॉडल पर हम प्रीमियम्स को जज कर सकते हैं कि हायर है, लोअर है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ब्लैक शोल्स मॉडल वगैरह नहीं है तो क्या फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ कि प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है या ब्लैक नहीं है? स्कॉल्स मॉडल सबके पास है, आपके पास भी है। अगर आपके पास अभी मोबाइल में इंटरनेट है तो आप इंटरनेट पे टाइप कीजिए ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, और ब्लैक स्कॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल खुल जाएगा। मैं अभी आपके सामने ही ये करता हूँ ताकि सारे लोग इसे सॉल्व आउट कर पाएँ और देख पाएँ कि प्राइसिंग क्या चल रही है। तो मैंने अभी गूगल खोला, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, गूगल खोला, और यहाँ पे मैंने, आप लोग भी कर सकते हैं, ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। देखिए ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन कैलकुलेटर कीजिए, ब्लैक स्कॉल ऑप्शन कैलकुलेटर, ऑप्शन कैलकुलेटर। अब इसमें जो भी खुल रहा है आपका, जैसे मान लीजिए शुरू में मैं कई खुल गए, जीरोधा का खुल गया, ओमी कैलकुलेटर है, माई स्टॉक्स हैं, तो हम एक जो भी ऊपर आ रहा है उसी पे क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए ये ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला खुल गया, ठीक है। अब आप इसमें अनुज स्पॉट लेवल क्या है? सर स्पॉट लेवल 23,163 है सर, 160 कर लीजिए। 163 है, ठीक है। अब हमें प्राइसिंग निकालना है 23,000, मान लीजिए 300 की कॉल ऑप्शन का, या 23,150 है ना, अभी 23,150 एट द मनी की प्राइसिंग निकालते हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सपायरी अभी हम लोग अगले वीक का निकालने की कोशिश करते हैं। कब है एक्सपायरी अगले वीक में? फरवरी में हमारी एक्सपायरी पड़ रही है 6 तारीख को, ठीक है। 6 को एक्सपायरी होगी मेरी, ये 4 बजे पकड़ लीजिए, 3 बजे के बाद होगी, तो 6 तारीख को एक्सपायरी होगी। और मैं एट द मनी कॉल का ऑप्शन, अब वॉलिडिटी अभी 18 वीक्स चल रही है, इंटरेस्ट रेट हम जनरली 10% ले लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो इसकी प्राइसिंग कितनी आ रही है, देखिए कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आ रहा है, फेयर प्राइस जो आ रही है वो आपका आ रहा है, ये इसकी फेयर प्राइसिंग आ रही है 259 होना चाहिए इसका प्राइस, ठीक है, और पुट का प्राइस होना चाहिए 202 रुपया। अच्छा अनुज जी, अभी अगले वीक वाली का प्राइस कितना चल रहा है? अगले वीक वाली का 150 का ना सर? हाँ, ये चल रहा है करीब 300-400 कुछ है, रुकिए मैं देखता हूँ होना कितना चाहिए सर अब। सर 387 388 चल रहा है सर कॉल का, और 310 चल रहा है पुट का, 310 मतलब चल 300। रहा है पुट का। अब देखिए ये प्राइस चल रहा है कौन से स्ट्राइक का? 23,150 का। अब कैसे हाँ, ये calculate नेक्स्ट वीक का। हाँ, नेक्स्ट वीक का। तो हम अभी नेक्स्ट वीक का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सपायरी डे आपने देखा होगा कि अगले वीक वाली ली है। तो इसका प्राइस 388 रुपया चल रहा है, और होना कितना चाहिए करंट वीक्स के हिसाब से, 18 की वीक्स के हिसाब से होना चाहिए 259, यानी ओवर प्राइस्ड 120 रुपया, 125 रुपये से ओवर प्राइस्ड है। और पुट भी आप देखेंगे तो 110 रुपये से ओवर प्राइस्ड है। तो इसका मतलब
इतनी ओवर प्राइसिंग में ये वाइबल नहीं है कि हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए इस लेवल पे, करेक्ट। अब इसका ये अगर आप ये देखेंगे कि ये कितने की आईवी पे ट्रेड कर रही है, अगर मैं इसे उल्टे तरीके से निकालूं, सपोज एक और मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं कि मैं इसे ये निकालना चाह रहा हूं कि इसकी जो प्राइस है इस कैलकुलेटर में, ये इसमें नहीं आएगी, फिर भी इसमें अगर मैं 35 की आईवी डाल दूं तो कितना आ रहा है, नहीं 35 नहीं, ये 32, 388 चल रहा है ना। हाँ सर। 28, ये देखिए 28 की आईवी पे ये ट्रेड हो रही है 23,150 वाली कॉल ऑप्शन। इसका फेयर प्राइस कितना होना चाहिए, 18 का विक्स है अभी, तो 18 के विक्स पे इसका फेयर प्राइस आ रहा है 260 रुपया, ठीक है। बट ये एक्चुअल में कितने आईवी पे चल रही है, 28 की आईवी पे चल रही है, यानी 10 आईवी, यानी कि परसेंटेज आप देखेंगे तो बहुत ऊपर हो गया, 18 से 28, यानी ये बहुत ओवर प्राइस्ड प्रीमियम चल रहे हैं। ये बजट आते ही प्रीमियम श्रिंक कर जाएंगे, तो एज अ ऑप्शन बायर हम लोग को ऑप्शन से अभी दूर रहना चाहिए 1-2 दिन में। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया अनुज जी की ब्लैक स्कॉच मॉडल हम कैसे देख सकते हैं, और हम लोग सबको इसे देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट में। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सर इसमें फिर यही है कि अगर ये ओवर प्राइस है तो अपन सेल करेंगे। नहीं, हम क्या, ओवर प्राइस है तो वॉलेटाइल मार्केट होना चाहिए होगा, बट अभी क्या है ना, ये ओवर प्राइस्ड है तो बेसिकली बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा वाइबल नहीं है। अब ये ओवर प्राइस्ड इसलिए है क्योंकि इवेंट है, तो ये आप मान के चलिए कि इवेंट के समय ये कभी भी इसका प्रीमियम ड्यूरिंग द डे श्रिंक कर सकता है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी जैसे जैसे चिप्स का जो पैकेट होता है ना, चिप्स का पैकेट में क्या होता है, थोड़ा सा चिप्स होगा बाकी एयर होगा, तो कुछ छोटा पैकेट होता है कुछ बड़ा पैकेट होता है। तो अभी क्या, ये चिप्स का पैकेट बहुत बड़ा हो गया और उसमें एयर ज्यादा है और चिप्स बहुत कम है, यानी कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 23,150 की कॉल एट द मनी हो गई, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं है, सारा का सारा टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू पूरा का पूरा ओवर प्राइस्ड है। तो इसका मतलब हो गया कि अगले वीक की ऑप्शन ट्रेड करना एकदम वाइबल नहीं है, ये सोच के कि बजट है कुछ भी हो जाएगा, बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, बट वो रिस्की है आपके लिए। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने आईवी की भी बात करी, आपने विक्स की भी बात करी, तो इसमें हम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? विक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आईवी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डेल्टा और थीटा, क्योंकि आईवी तो क्या है, आईवी तुरंत तुरंत चेंज नहीं होती है, आईवी तो आगे की फोरकास्टेड हो गई, वो ओवर प्राइस और अंडर प्राइस दिखाएगी। बट इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो डेटा को देखना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, वो डेटा होता है एक तो डेल्टा, जैसे मैं अभी देखिए मैं आपके सामने मैंने एक्सेल शीट खोली है, और ये इससे थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, ये जो मेरे स्क्रीन में ऑलवेज होती है, और हम लोग इसे कैसे देखते हैं, ये देखिए ये, हाँ, अब इसमें आपके पास एक थीटा है। अब देखिए देखिए, ये अभी हम लोग चल रहे हैं 23,050 पे, और 150 पे मार्केट बंद हुई है। LTP 161, इसका डेल्टा है 0.53, और थीटा है 132 रुपया, यानी कि कल एक्सपायरी है ये 132 रुपया। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल गई, कल मार्केट यहीं की यहीं खुल गई और कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये आज जो 161 रुपये वाली जो कॉल है ना 23,150 की, ये कल सीधा टूट जाएगी कम से कम 100 रुपया से, यानी कि 160 रुपए की कॉल ऑप्शन अगर कल विक्स गिर गई और यहीं की वहीं खुल गई, तो ये थीटा उड़ जाएगा, टाइम वैल्यू उड़ जाएगा मार्केट का। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि टाइम वैल्यू कितनी ज्यादा है, ज्यादा टाइम वैल्यू होने का मतलब है कि ऑप्शन में बायर के लिए बहुत रिस्क है। तो हमें एक तो डेल्टा पे ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे में, और एक थीटा पे ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो हमें लोअर डेल्टा की ऑप्शंस खरीदनी चाहिए। आज हम लोग, आप देख रहे होंगे कि हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो स्ट्राइक्स पे फोकस कर रहे थे, वो 23,300 की कॉल ऑप्शन पे हम लोग फोकस कर रहे थे, ना कि हम लोग दूसरे 23,300 की स्ट्राइक पे इसलिए फोकस कर रहे थे क्योंकि उसका डेल्टा जो था वो कम था, 0.35 था।
तो 23,300 की कॉल ऑप्शन 60-65 से 102 तक गई, फिर 60 आई, फिर ऊपर गई, तो इसमें डेल्टा कम था, तो डेल्टा कम होने के कारण मुझे वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होंगे। तो इंट्राडे में अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आप लोअर डेल्टा पे लेंगे, और लेस वॉलेटाइल है तो हायर डेल्टा पे ट्रेड करेंगे। तो जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन, जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए एक तो डेल्टा और थीटा, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी अनुज जी, हाँ वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है सर। ऑडियो ठीक है, वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम इम्बैलेंस पर है सर, कि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन उठा था कि हमको कब रेंज बड़ी रखनी चाहिए इम्बैलेंस में और कब रेंज छोटी रखनी चाहिए, वो थोड़ा सा आप अगर इस पर रोशनी डाल पाए तो। देखिए, अगर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, डिपेंड करता है कि इम्बैलेंस कितना है। अगर छोटा इम्बैलेंस है तो आप उस केस में रेंज छोटी रखेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकती है। जैसे आज के दिन में देखेंगे इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस केस में आप बड़ी रेंज रख सकते हैं। बाकी एक वॉलेटिलिटी को भी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए इम्बैलेंस है और वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ रही है, तो वो इंडिकेट करती है कि जिधर का भी इम्बैलेंस है उधर ट्रेंडिंग ट्रेड होगा। तो विक्स के थ्रू भी थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि अब जैसे मान लीजिए इम्बैलेंस दोनों बैलेंस है और विक्स में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साइडवेज मार्केट रहेगी। बट अगर मान लीजिए कि एक साइड में 30% पोजीशन है, एक साइड में 70% पोजीशन है, और विक्स टूट रही है, तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। और अगर सपोज कीजिए विक्स बढ़ रही है और कॉल साइड और पुट साइड में पीसीआर नेगेटिव है, तो नीचे के साइड जाने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप इम्बैलेंस को स्टडी कर सकते हैं। सर लास्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि मंथली को वीकली से हेज करके कोई बजट से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या बजट वाले दिन बिल्कुल ही अवॉइड करके चलें सर? देखिए, अभी तो ओपन इंटरेस्ट आने दीजिए, फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा क्या स्ट्रेटजी बजट में किया जाए, क्योंकि अभी आज का तो रोल ओवर्स भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रेटजी हम लें, क्योंकि एक डायरेक्शन का थोड़ा पोजीशंस बनेगी तो पकड़ में आएगी, क्योंकि आप बजट पे कोई ना कोई व्यू लेके तो चलना पड़ेगा कि बुलिश है या बेयरिश है। तो कल एक्सपायरी होगी, कल रोल ओवर्स हो जाएंगे, और उसके बाद कोशिश होगी कि फ्राइडे को आपको हम टेलीग्राम चैनल पे कोई स्ट्रेटजी दें जो बजट के हिसाब से हो, तो उसको हम अपडेट कर देंगे वहाँ पे। थैंक यू सर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। और जैसा कि हमारा ट्रेडिशन रहता है कि रिकॉर्डिंग्स आपको आफ्टर अ वाइल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप अरुण जी एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, हाँ, मैं लिंक और भी शेयर कर रहा हूँ सर। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दीजिए, ताकि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, जहाँ पे जिनको हाँ ज्वाइन करना होगा वो देख लेंगे। हाँ वहाँ पे कई बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन हम लोग पोस्ट करते हैं, और जी बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो कोशिश होती है कि जैसे ही टीवी के शोज आएँ और उसके 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर हम पोस्ट कर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको डाउनलोड भी करना होता है, और वहाँ पे यूट्यूब में जी बिजनेस में अपलोड होती है, फिर हम डाउनलोड करते हैं, तो उसमें 5-7 7 मिनट लग जाते हैं। तो आप वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे वो देख सकते हैं। ओके सर, एक वो भी मैं दे देता हूँ। जी, कहाँ गया, रुको। और कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा नहीं अनुज जी, तो आप ले सकते सर स्टॉक स्पेसिफिक या? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ अगर सर, वो कुछ स्टॉक। फॉलोइंग, बट सम टाइम डेटा इज डिफरेंट। देखिए, वॉलेटिलिटी में अभी क्या वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो कई बार आप पीसीआर फॉलो करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, वो टाइमिंग का है। अब जैसे आप देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने पुट ऑप्शंस खरीदी थी, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट लास्ट में बहुत तेजी से गिरी, तो वो टाइमिंग का चक्कर है। डायरेक्शन आप पीसीआर से ठीक पकड़ लेंगे, बट कई बार क्या है कि आपकी टाइमिंग सही नहीं हुई या स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो उसमें पीसीआर डेटा की कोई गलती नहीं है, वो तो मार्केट की वॉलिडिटी है और टाइमिंग है। बट
ऑप्शंस में देखेंगे तो ये और सब डेटा के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हमें देता है पीसीआर का डेटा। और टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो टाइमिंग करना वो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट स्किल सेट है। और बट ये है कि पीसीआर डेटा से आपको डायरेक्शन का तो एक आइडिया लग जाता है। और फीचर और एक और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए अनुज जी, कहीं ऐसा हाँ हो हाँ मैं question हो कुछ। डू यू हैव एल्गो प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन है कि एल्गो प्लेटफॉर्म है हाँ क्या? तो हाँ, एसएमसी का एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप एसएमसी कस्टमर केयर में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उनका पूरा प्रॉपर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 25 का लॉट साइज है। तो ये मैं बता दूं कि मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट अभी जनवरी मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट मंथली है उसका लॉट साइज 25 है, लेकिन आगे फेब्रुवरी मंथ से लॉट साइजेस 75 के हो जाएंगे और सबके लॉट साइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो, वो सबके लॉट साइजेस इंक्रीज होंगे। तो ये कंफ्यूजन आप थोड़ा सा दूर कर ले। कल तक आपके 25 का लॉट साइज रहेगा क्योंकि मंथली जनवरी का था। ये देखिए, ये केवल फ्यूचर में है, क्योंकि फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पुराना चल रहा था ना। अब ऑप्शन में तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वो सब 75 वाले हैं। फ्यूचर का पुराना कॉन्ट्रैक्ट था तो वो जब एक्सपायर होगा तो वो 75 का आ जाएगा। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो 25 का, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें है 75 का ही लॉट पूरा। बस आपका ठीक है। वैसा अब और तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिख रहा। डेटा मैनुअली वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेटा। डेटा इज अवेलेबल इन ऑटो रेंडर। यस, ऑटो रेंडर में डेटा अवेलेबल होता है। वहाँ पे पीसीआर का डेटा है, ग्रीक्स का भी डेटा है। तो डेटा तो है वहाँ पे। चार्ट टाइम फ्रेम। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल कैसे बाई कर सकते हैं? तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बाई करने के लिए आप पहले तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक अनुज जी यहाँ पे डाल दीजिए। आप फ्री हाँ टेलीग्राम सर, चैनल डाल पे रखा है सर। आइए और वहाँ पे आप देखिए कि आपके लिए यूज़फुल है नहीं है, क्या है। और वहाँ पे हम लोग जो ज्वाइनिंग लिंक है वो हम फ्री टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं कि ये लिंक है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका लिंक अनुज ने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और उसके थ्रू हाँ, आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो सर ऑल्टरनेटिवली वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन हाँ, के थ्रू एसएमसी की आप वेबसाइट पे भी कांटेक्ट है, कर बट सकते हैं। हाँ, बट वो इजीएस्ट वे है, वहाँ से आप सीधा कर सकते हैं। ऑडियो क्लियर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। फिर थैंक हम यू नए सर। टॉपिक, नए डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।